Assalamu alaikum. I'm Dr. Faiza Aslam. I'm the senior registrar at the Pakai Institute of Diabetology and Endocrinology. Today, the topic of the presentation is quality metrics and overview of the international guideline. So, first of all, we are going to discuss the American Diabetes Association Guideline 2023. Here's a summary of the guideline. So अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर इन डायबिटीज़ जो है, इसमें सबसे पहले आप ये समझें कि वाई इट हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड द क्लिनिशियन रिसर्चर्स पॉलिसी मेकर्स के इन सब को हम एक कंसेंसस पे लेके आएँ ताकि हम अपने पेशेंट्स को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अगर बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ की, तो इसमें यह है कि क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। यू कैन सी क्राइटेरियाज हैं। इसमें सबसे पहले है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इफ़ इट इज़ मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और तो पेशेंट जो है इसको आप कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ है। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग इज़ डिफाइंड एज नो कैलोरिक इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। इसमें सेकंड ऑप्शन ये है कि 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज जो है अगर मोर देन 200 है आफ्टर एन OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ये भी जो है वो डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होगी। थर्ड वन ये है कि HbA1c इफ़ इट इज़ मोर देन 6.5%। एंड फोर्थ वन ये है कि पेशेंट को अगर क्लासिकल सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के और उसका रैंडम ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज हैविंग डायबिटीज़। Talking about the prevention of diabetes, you can see कि lifestyle changes सबसे first and foremost हैं। Lifestyle changes includes walk 150 and loss of body weight of about 7%। मेटफॉर्मिन का रोल है, पायोग्लिटाजोन का रोल है। मेटफॉर्मिन जो है, जो भी पेशेंट अगर प्री डायबिटीज़ है या ओबीस है तो उसको हम मेटफॉर्मिन एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट की एज अगर 25 to 59 के दरमियान है, BMI उसका मोर देन 35 है, FBS मोर देन 110 है, या HbA1c मोर देन 6 है, या प्रीवियस GDM है, तो इन सबको मेटफॉर्मिन फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ हम दे सकते हैं। बायोग्लूटाजोन्स का भी रोल है एंड इट लोअर्स द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, MI एंड प्रोग्रेशन टू डायबिटीज़। नाउ द डायग्नोसिस ऑफ प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ का हम पढ़ चुके हैं कि डायग्नोसिस क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्री डायबिटीज़। उसमें A1c जो है उसकी रेंज होगी 5.7 to 6.4%। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है, जैसे डायबिटीज़ की रेंज थी कि मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर पेशेंट की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 105 के दरमियान आ रही है तो यू कैन से दैट पेशेंट हैज़ प्री डायबिटीज़। 2 आर प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग OGTT, अगर पेशेंट की 140 से 199 के दरमियान है तो वी कैन से दैट पेशेंट हैज़ प्री डायबिटीज़। दीज आर द 3 क्राइटेरियाज ऑफ डायग्नोसिंग प्री डायबिटीज़। ग्लाइसेमिक टारगेट्स क्या होंगे? नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स के ग्लाइसेमिक टारगेट्स क्या होते हैं? FBS पेशेंट को हमने एडवाइस करनी है दैट ही और शी शुड मेंटेन हिज FBS बिटवीन 80 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर्स कितनी होनी चाहिए? लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। HbA1c जो है लेस देन 7% आइडियली होना चाहिए। लेस देन 7.5% इन टाइप 1 पेशेंट्स विद हाइपोग्लाइसीमिया, अगर रिस्क है तो लेस देन 7.5%, और ओल्ड ट्रायल पेशेंट्स हैं तो उसमें लेस देन 8% होना चाहिए। These are all the targets recommended by American Diabetes Association. मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। इसमें ओरल ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशंस भी हैं और इंजेक्शंस और अदर इंसुलिन्स भी हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, इसमें मल्टीपल डेली इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट्स को एज द पेशेंट इज हैविंग लैक ऑफ इंसुलिन। फिर उसके बाद कंसिडर हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर्स लाइक डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड इन टाइप 2 डायबिटीज़। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है that consider the patient-centered treatment factors, comorbidities and treatment goals. टाइप 2 डायबिटीज़ में आपने और दूसरे फैक्टर्स भी देखने हैं लाइक कॉम्प्लिकेशंस या कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक पेशेंट में हैव CVD, हार्ट फेलियर, CKD,
So the treatment regimen should be altered according to the comorbidities. Is very important in both type of diabetes. Metformin should be continued upon initiation of insulin therapy. Metformin is the first line therapy, so it should be continued जब तक कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ओबेसिटी मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे तो एडीए रिकमेंड्स कि 5% वेट लॉस जो है पेशेंट का, दैट इम्प्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल। अगर मोर देन 10% वेट लॉस है तो इसका डिजीज़ मॉडिफाइंग इफेक्ट है एंड इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी। अगर 500 to 750 किलो कैल डेफिसिट है तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अब किन पेशेंट्स में हम जो है वो इंसुलिन स्टार्ट करेंगे इनिशियली? अगर पेशेंट का HbA1c मोर देन 10% हो इनिशियली, या उसका रैंडम ब्लड ग्लूकोज मोर देन 300 हो, फीचर्स ऑफ कैटाबॉलिज्म हो लाइक सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के साथ हो, ऑनगोइंग कीटोसिस यानी कि कीटोसिस उसमें हो, पेशेंट एसिडोसिस हो, प्रेगनेंसी में आप इंसुलिन स्टार्ट करेंगे। फिर HbA1c अगर मोर देन 9 है और ऑलरेडी पेशेंट जो है वो 3 या उससे ज़्यादा जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे है, और अगर सिवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो तो, और पेरी ऑपरेटिव पेशेंट्स जो कि अभी जिनकी सर्जरीज होने वाली हैं तो उनको आप इंसुलिन एज ए डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो है ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, सारे ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेटफॉर्मिन को। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट करूँगी मैं यहाँ, उसमें आपको ये इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि पेशेंट ये ड्रग्स जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया कर रही हैं नहीं कर रही, इनका वेट पे क्या इफ़ेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर रीनल मोर्टेलिटी पे क्या इफ़ेक्ट है, और कॉस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट जो मैंने हाईलाइट की हैं। मेटफॉर्मिन को अगर हम देखेंगे तो इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है इसमें, वेट पे इसका न्यूट्रल इफेक्ट है, और कार्डियोवैस्कुलर रीनल बेनिफिट जो है इसका न्यूट्रल इफेक्ट है इस पर। लो कॉस्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है जीआई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशेंट कंप्लेन करेगा ब्लोटिंग की, डायरिया हो सकता है, हार्ट बर्न, ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। फिर हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स आते हैं। इनकी एफिकेसी इंटरमीडिएट टू हाई है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराते हैं अमूमन ये। वेट चेंज जो है इस पर इसका अच्छा इफेक्ट है, यानी ये वेट लॉस कराते हैं, और इसका दोनों का कार्डियोवैस्कुलर रीनल बेनिफिट है। कॉस्ट जो है इनकी थोड़ी हाई है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल अगर आप देखें तो उसमें डीके का रिस्क होता है, और दूसरा ये है कि इसमें इंक्रीज जेनाइटल माइकोटिक इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेरिनियल इन्फेक्शन इसमें कॉमन होते हैं। इसमें वॉल्यूम स्टेटस पेशेंट का आप ज़रूर देखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर चांसेस होते हैं, तो यू मस्ट असेस द वॉल्यूम स्टेटस ऑफ द पेशेंट। GLP-1 एनालॉग्स को अगर हम देखेंगे तो दे आर वेरी हाईली इफेक्टिव, दे हैव नो हाइपोग्लाइसीमिया, और वेट चेंज पे ये है कि वेट लॉस करवाती हैं ये, और इनका भी कार्डियोवैस्कुलर रीनल बेनिफिट है, मोर्टेलिटी बेनिफिट है, लेकिन दे आर कॉस्टली। और इनका जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये है कि इसका कुछ स्टडीज़ में रिस्क ऑफ थायराइड सेल ट्यूमर जो है वो रोडेंट्स में देखा गया है। दूसरा इसमें ये कि पेंक्रेटाइटिस है, अगर पेशेंट को रिस्क है पेंक्रेटाइटिस का या कोई सिम्टम्स हैं तो इसमें आप पेशेंट को नहीं देंगे या डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर इसके बाद जो है DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, तो ये दे आर इंटरमीडिएटली एफिकेशियस, दे हैव न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द वेट। इसमें CVS और रीनल मोर्टेलिटी बेनिफिट में भी न्यूट्रल है, और इसमें जो साइड इफेक्ट पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, और इसमें स्किन के कुछ सिम्टम्स हैं, और जॉइंट पेन हो सकता है। थायोजोलिडीन डायोन्स जो हैं दे आर हाईली एफिकेशियस, but they are less used now because of their side effect profile, because they can cause fluid retention. So we have to be very cautious in those patients who have any heart problem, especially congestive heart failure. Sulfonylureas हैं, they are highly efficacious, they have low price, and इसमें जो है वेट गेन हो सकता है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। और इसमें देन आपके पास इंसुलिन आ जाती है, इसमें ह्यूमन इंसुलिन है, एनालॉग्स हैं, इसको हम डिटेल में और दूसरे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं।
देन उसके बाद अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए आपके पास ये 5 चीज़ें हैं जिन पे आपने कंसंट्रेट करना है। कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, गोल अचीवमेंट, एस्पिरिन यूज़, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक विद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन। यानी जो हमने अभी पढ़ी है कि SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 एनालॉग्स दे हैव मोर्टेलिटी बेनिफिट इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो उसको आप यूज़ करेंगे टू रिड्यूस द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए अगेन एस्पिरिन है, हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, यूज़ ऑफ ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs, यूज़ ऑफ GLP-1 एंड SGLT2 इनहिबिटर्स। अच्छा, ये एक डायग्राम है दैट हैज़ बीन गिवन इन 2023 गाइडलाइंस, ADA गाइडलाइंस। इसमें आप देखें तो ये एक बिल्डिंग है दैट हैज़ अ बेस, 4 पिलर्स एंड रूफटॉप। इसमें अगर आप बेस देखें तो दैट हैज़ बीन मेड बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डायबिटीज़ एजुकेशन। सो इट मीन्स दैट दिस इज़ द बेस ऑफ दिस बिल्डिंग। ये बहुत, इस पर आपने बहुत कंसंट्रेट करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है। उसके बाद जो 4 पिलर्स हैं उसमें सबसे पहले ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट है, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट है, लिपिड मैनेजमेंट है एंड एजेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी बेनिफिट। अगेन SGLT2 और GLP-1 की बात कर रहे हैं। और इन सब को अगर हम देखेंगे तो देन वी कैन रिड्यूस द डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में अगर 2023 में देखें तो टारगेट हमारा ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में हमने टारगेट रखना है लेस देन 130/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर। टारगेट ये होगा। ये एक चार्ट है दैट शोज द रिकमेंडेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कंफर्म्ड हाइपरटेंशन इन पीपल विद डायबिटीज़। इसमें अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो अगर पेशेंट का BP 140 से और 90 से ज़्यादा है बट लेस देन 160-100 है, तो आपने सिंगल एजेंट से स्टार्ट करना है, यानी कि कोई सिंगल ड्रग स्टार्ट करनी है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ आपने देखना है कि पेशेंट को एल्बुमिनूरिया या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। इफ़ इट इज़ येस देन वी हैव टू स्टार्ट विद ACE इनहिबिटर एंड ARBs। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं देन यू कैन स्टार्ट either with ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker or diuretic. On the other hand, if the patient's initial BP is more than 160/100, then we can start with 2 drugs. Again, we have to see if it is there is albuminuria या cardiovascular disease है या नहीं है. If it is yes, then we start with ACE inhibitor, ARB, and along with that calcium channel blocker और diuretic. यानी आपने 2 एजेंट से स्टार्ट करना है, इसमें आपकी चॉइस है। अगर एल्बुमिनूरिया या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है तो फिर हम 2 आउट ऑफ 3 ऑप्शन हैं हमारे पास, ACE इनहिबिटर और ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायरेटिक। लिपिड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें आप 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, 40 एज आप याद रखें 40 to 75 है तो उसमें हमने मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन देना है और LDL का टारगेट जो होगा वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। और अगर पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर 1 है, यानी कि कोई भी रिस्क फैक्टर है उसके, तो उसमें हम हाई इंटेंसिटी स्टैटिन देंगे और उसका LDL का टारगेट लेस देन 70 होगा, या वी हैव टू रिड्यूस द LDL 50% फ्रॉम द बेस लाइन। इफ़ इट इज़ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर नहीं है तो LDL का टारगेट लेस देन 100 है। अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो LDL का टारगेट लेस देन 70 है। फिर डायबिटीज़ और नेफ्रोपैथी की हम बात करते हैं तो यू हैव टू चेक द यूरिनरी एल्बुमिन इन EGFR in every type 1 diabetes patient after their diagnosis of diabetes after 5 years of their diagnosis. और टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होगा देन आप पेशेंट की एल्बुमिनूरिया और EGFR चेक करना है। अगर पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो गई है then you have to check the urinary albumin and EGFR around 1 to 4 times per year. मैनेजमेंट क्या होगी इसमें? मैनेजमेंट अगेन वही है कि ऑप्टिमाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, BP कंट्रोल एंड नॉन प्रेग्नेंट पीपल विद डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में हम ACE इनहिबिटर और ARB देंगे टू रिड्यूस द एल्बुमिनूरिया। ठीक है, पीरियोडिकली मॉनिटर करेंगे इसमें क्रेटिनिन को और पोटेशियम लेवल्स को। सो whenever a patient comes to you, आपने चेक करना है सीरम एल्बुमिन, यूरिनरी एल्बुमिन
और इसमें पेशेंट को आपने एनुअली चेक करना है, और पेशेंट को आपने एडवाइस करना है एस इनहिबिटर और ARB इफ़ द पेशेंट इज़ नॉन प्रेग्नेंट, और कंटिन्यूसली आपने सीरम क्रेटिनिन और पोटेशियम लेवल्स पे नज़र। डायबिटीज़ और रेटिनोपैथी की हम बात करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ में अगेन 5 इयर्स की ड्यूरेशन हो जाए डायग्नोसिस के बाद तो एनुअली आपने रेटिनोपैथी के लिए चेक कराना है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे ही डायग्नोस होगा उसके बाद एनुअली आपने पेशेंट की रेटिनोपैथी के लिए चेक करवाना है। People with type 2 diabetes should have an initial dilated and comprehensive eye examination by an ophthalmologist at the time of the diagnosis. अगर रेटिनोपैथी नहीं है तो फिर आप जो है वो स्क्रीनिंग करा सकते हैं एवरी 1 to 2 years। कोई भी आपको पेशेंट कंप्लेन करता है कोई भी विजन लॉस का या कोई फ्लैशेस ऑफ लाइट का, या आपको शक होता है तो आप फ़ौरन अर्जेंट रेफरल करें टू एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। या अगर आपको कहीं डायबिटिक मैकुलर एडेमा मिल रहा है, कोई मॉडरेट या प्रोलिफरेटिव चेंजेस मिल रही हैं पेंडोस्कोपी में, देन यू हैव टू रेफर द पेशेंट टू एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। यहाँ पर इस पिक्चर में जो की हुई हैं उसमें है कि इंट्रावेट्रल इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेज़र आई सर्जरी और विट्रेक्टमी, ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यूजली करते हैं। न्यूरोपैथी के लिए जो है इसमें आपने सारे पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ के एट द डायग्नोसिस चेक करना है फॉर द न्यूरोपैथी, और टाइप 1 डायबिटीज़ में आफ्टर 5 years ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ एवरी ईयर न्यूरोपैथी के लिए चेक करना है। अगेन मैनेजमेंट वही होगी कि आपने ब्लड ग्लूकोज ऑप्टिमाइज़ करना है, और पेशेंट को एजुकेट करना है रिगार्डिंग द फुट केयर। अगर कोई पेन है तो पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी को आपने ट्रीट करना है यूजिंग गाबापेंटेनॉइड्स, SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। ये इनिशियल मेडिकेशंस हैं टू ट्रीट डायबिटिक न्यूरोपैथी। पेशेंट का पेन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो यू मस्ट रेफर द पेशेंट टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। कमिंग टू द जेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें ये 1 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पेशेंट को आपने 75 ग्राम OGTT कराना है, एंड यू हैव टू मेजर द ग्लूकोज एट 0, 1 and 2 hours, एंड एट 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे ये कराना है। अगेन ओवरनाइट फास्ट होगा, और डायग्नोसिस कब करेंगे, जब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है इसमें कोई भी ये 3 जो वैल्यूज़ हैं इसमें से एक भी वैल्यू अगर फिट हो रही होगी तो यू कैन डायग्नोज द GDM। फास्टिंग मोर देन 92 हो, या 1 hour पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज हो मोर देन 180, या 2 hours हो मोर देन 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लाइसेमिक टारगेट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में डिफरेंट होते हैं। इसमें ये आपको बता रहे हैं कि फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो टारगेट क्या होना चाहिए, 70 to 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 1 hour पोस्ट प्रैंडियल जो है वो 110 to 140 होनी चाहिए, या 2 hour पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज जो है वो 100 से 120 के दरमियान होनी चाहिए। डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के हवाले से लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, and it's the essential component of the management, and insulin should be added if it is needed. And insulin, why insulin is preferred medication, because the other medication they can cross the placenta। ठीक है, तो metformin and glyburide can be given in gestational diabetes, but they both cross the placenta to the fetus, that's why insulin is preferable। Now we are talking about the quality metrics in the management of diabetes। तो हम किन किन चीज़ों को चेक करेंगे to make sure that our diabetes control and management of diabetes is up to the mark। ठीक है, इसमें why it is essential to assess and improve the quality of care, measure and monitor the effectiveness of diabetes management and outcomes of the diabetes care। सबसे पहले HbA1c कंट्रोल आपने देखना है पेशेंट का कि कैसा है, उसको मॉनिटर करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसा है, इससे आपको अपनी मैनेजमेंट का पता चलेगा। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट देखनी है। आई एग्ज़ाम्स देखने हैं पेशेंट के, रेगुलर फंडोस्कोप्स जो हमने आपको बताया कि एनुअली कराना है वो आपने देखना है। फुट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस। एनुअल किडनी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पेशेंट की मेडिकेशन एडेरेंस, इसमें आपने चेक करना है कि पेशेंट कितना मेडिकेशन से कंप्लाइंट है। फिर वैक्सीनेशन स्टेटस आपने देखना है
क्योंकि पेशेंट डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस. Screening for depression, this is very important to identify and address any disorder, brain disorder, any mental disorder, and self-management and education. So this is all about this lecture. Thank you for your patience.